अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के साथ मैं हूं मसूद रजा। हामिद मीर साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। आज हम बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की, जो हल्का NA 151 में इस वक्त आज मुनक़िद हुए और अब उनके नताइज आना शुरू हो गए हैं। कांटे का मुकाबला है यहाँ पर, और जो नताइज सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि क्या रिजल्ट इसका सामने होगा। ये नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के नाअहल होने के बाद खाली हुई थी, और यहाँ पर उनके बेटे यानी अब्दुल कादिर गिलानी और आज़ाद उम्मीदवार शौकत हयात बोसन के दरमियान मुकाबला है। अब्दुल कादिर गिलानी यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर ये इलेक्शन खासे अहम हो जाते हैं उस वक्त जब हमें ये नज़र आता है कि शौकत हयात बोसन सिकंदर हयात बोसन के भाई हैं, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, और ये तासुर मिलता है कि शायद तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस में शौकत हयात बोसन को सपोर्ट कर रही हो, और इत्तलात ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी भी शौकत हयात बोसन के पीछे खड़ी है। और इस इलेक्शन को एक टेस्ट समझा जा रहा था इसलिए कि अब जो अगले इलेक्शन आएंगे, 2013 के इलेक्शन आएंगे, उन इंतखाबात में ये कि लाइंस क्या होंगी ये शायद फैसला हो जाएगा, क्योंकि इसमें फैसला कर लिया जाएगा, इसमें नजर आ जाएगा कि अवाम में कौन सी जमात ऐसी है जिसकी मकबूलियत ज्यादा हुई है और कौन सी जमात ऐसी है जिसकी मकबूलियत कम हुई है। इसलिए इस इंतखाब को खासी अहमियत दी जा रही थी, और आज के प्रोग्राम में हम इसी इंतखाब पे बात करेंगे। वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए हम इस वक्त चलेंगे मुल्तान, और मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जमशेद रिजवानी। जमशेद, बताइए आज कैसा मुकाबला रहा और इस वक्त के नताइज क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त इस हल्के में जो कुल पोलिंग स्टेशन थे वो 245 हैं, और इस वक्त जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल हो रहे हैं, और उसमें 183 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट आया है उसके तहत हाजी शौकत हयात बोसन, जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, उनके जो छोटे भाई हैं शौकत हयात बोसन, वो 47,112 वोट उन्होंने लिए हैं, और उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी, उनके वोट जो हैं वो 46,815 हैं। तो 183 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट पर भी सिर्फ 297 वोट की बढ़तरी है शौकत हयात बोसन को, और यकीनन ये एक जो कल तक तवक्को की जा रही थी, मुल्तान में तो तवक्को की जा रही थी कि ये एक अच्छा और सख्त मुकाबला होगा, लेकिन शायद मुल्तान से बाहर जो सियासी हल्के थे वो शायद इस मुकाबले को इतनी आसान नहीं इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं समझ रहे थे अब्दुल कादिर गिलानी के लिए। अलबत्ता सिर्फ उनकी लीड के हवाले से बातें हो रही थी, लेकिन जो आज मुल्तान के हल्का NA 151 का जो रिजल्ट इस वक्त तक आ रहे हैं वो यकीनन कौमी सतह पर भी सियासी हल्कों के लिए एक बहुत सोच के मुख्तलिफ ज़ाविये ओपन करेगा। और अभी इस वक्त तक तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वो जैसे कहा जाता है ना कि कमज़ोर दिल हज़रात ये मैच ना देखें, तो उस वक्त तक जो उतार चढ़ाव है, कभी 300-400 वोट कादिर गिलानी के ज़्यादा हो जाते हैं और कभी 400-500 वोट शौकत हयात बोसन के ज़्यादा हो जाते हैं जब रिजल्ट्स आते हैं। तो ये एक दिलचस्प मैच है, और लगता ऐसे है कि ये आखिरी पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने तक, आखिरी चंद पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट तक किसी की सूरत हाल वाज़ेह नहीं होगी कि कौन जीत रहा है। जी अच्छा, ये बताइए कि ये जो NA 151 है ये शुरू से पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ पर गिलानी साहब ही मुंतखब होते चले आए हैं, ये इस सीट के बारे में जरा बताइए। देखिए, ये पहले मुल्तान का कौमी असम्बली का हल्का था 114, जो बाद में सन 2002 में जो नई लिमिटेशंस हुई कौमी असम्बली के हल्कों की, तो उसके तहत ये हल्के का ज़्यादातर हिस्सा कौमी असम्बली का हल्का NA 151 हुआ, और उसके तहत ये हल्का, और अगर हम इस हल्के की, इस इलाके की जो सियासत देखें तो 97 से जो बराह रास्त मुकाबला है सिकंदर हयात बोसन का और 93 से और यूसुफ रज़ा गिलानी का, वो चल रहा है इस हल्के में, और गिलानी ख़ानदान और बोसन ख़ानदान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते रहे हैं। 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी ने ही सिकंदर हयात बोसन को, जो उस वक्त मुस्लिम लीग कायदे आज़म के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्हें शिकस्त दी थी, और उन्होंने उस वक्त जो वोट हासिल किए थे सिकंदर हयात बोसन ने वो 45,765 थे, जबकि उनके मुकाबले में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 77,664 वोट हासिल किए थे। तो तकरीबन 31,000 से ज़ायद वोट की लीड थी यूसुफ रज़ा गिलानी को। और उसमें एक और बात भी है कि खुद मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट भी यहाँ माजिद बुच्चा उसमें शिरकत कर रहे थे, और उनके वोट 18,000 से ज़ायद थे।
تو یہ 2008 میں 2002 میں گیلانی صاحب جیل میں تھے تو ان کے بھائی احمد مشتبہ گیلانی اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے اور وہ شکست کھا گئے تھے سکندر حیات بوسن سے. اسی طرح 97 کے الیکشن میں سکندر حیات بوسن نے سید یوسف رضا گیلانی کو اس حلقے سے شکست دی تھی. تو یہ ایک مسلسل دونوں فیملیز کے درمیان ہے اور جو فرق ہے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے مخالفین کو واک اوور دینے کو تیار نہیں ہیں. دونوں ہر وقت تیار رہتے ہیں الیکشن میں مقابلہ کرنے کو بھی. جمشید یہ بھی بتائیں کہ شوکت حیات بوسن سکندر حیات بوسن کے بھائی ہیں, اس کا بھی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں شوکت حیات بوسن کا یہ کسی بھی قومی یا صوبائی اسمبلی کا یہ پہلا الیکشن ہے. اس سے پہلے وہ ملتان میں سن 2001 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس میں وہ ملتان کے بوسن ٹاؤن کے وہ ٹاؤن ناظم منتخب ہوئے تھے. اس کے علاوہ ان کا جو شناخت ہے وہ حاجی سکندر حیات بوسن کے چھوٹے بھائی کی ہے اور وہی ان کی سرپرستی کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. اور جمشید میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا شوکت حیات بوسن کے پیچھے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی ورکنگ ہے کہ وہ کامیاب ہوں اس الیکشن میں؟ کوئی ایسی فضا آپ کو وہاں پہ نظر آئی؟ جی دیکھیں بوسن خاندان کی جب یہ ضمنی الیکشن اناؤنس ہوا ہے تو پہلی کوشش جو ہمیں نظر آئی وہ یہ تھی کہ کسی بھی طرح ان کا مقابلہ 1 on 1 ہو عبدالقادر گیلانی صاحب سے. اس لیے جب مسلم لیگ نواز کا جو امیدوار اس وقت اپنے آپ کو وہ اپنے مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ پہ امیدوار سمجھتے تھے, ملک اسحاق بچہ سابق کے MP جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر ہی گئے تھے, اور اس کے مقابلے میں یہ بات مسلم لیگ نواز کی قیادت کا اور بوسن خاندان کا ان سے رابطہ ہوا ایک دوسرے سے, اور مجھے تحریک انصاف ویسے ہی سپورٹ کر رہی تھی. حاجی سکندر حیات بوسن اس کے مرکزی رہنما ہیں. تو جو لگتا ایسے ہے کہ ان اناؤنسڈ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز نے یہاں پر عبدالقادر گیلانی کے خلاف ایک اس طرح کی اسٹریٹجی ترتیب دی جس کے تحت 1 on 1 مقابلہ ہو شوکت حیات بوسن کا اور عبدالقادر گیلانی کا. اور آج یہ مقابلے نے ثابت کیا ہے جو مسلم لیگ نواز کی مقامی قیادت ہے اور تحریک انصاف کی جو مقامی قیادت ہے. آلدو شوکت حیات بوسن جگ کے انتخابی نشان پر آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, لیکن ان دونوں نے جو سپورٹ ہے ان دونوں کی اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی بھی, اس کو انہوں نے خاصا فائدہ پہنچایا ہے حاجی شوکت حیات بوسن کو اب تک کے الیکشن ریزلٹس میں. جی تو یعنی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو ایک ٹیسٹ تصور کریں آئندہ کے عام انتخابات کے لیے, تو آئندہ کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ کے مقابلے کے لیے اسی طرح اگر تمام جماعتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں اور پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرتی ہیں تو پھر کچھ مقابلہ آگے کچھ 2013 کے جو انتخابات ہیں اس میں صورتحال مختلف نظر آ سکتی ہے, ورنہ پیپلز پارٹی کا اب بھی یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے. جی یقیناً میں نے کہا کہ بوسن خاندان کی پوری کوشش تھی کہ اور کوئی بڑا امیدوار کسی بڑی پارٹی کا یہاں نہ ہو, ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے, اور یقیناً انہوں نے کیا بھی ہے اور ثابت بھی کیا ہے. اس کے مقابلے میں جو اگر سن 2008 میں صرف 18,000 ووٹ لیے تھے مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ نے, لیکن پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہو گئے تھے یوسف رضا گیلانی, اور اب بھی اگر یہ پیپلز پارٹی کے مخالف جماعتیں متحد ہوں تو یقیناً وہ ایک ٹف ٹائم پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو مختلف حلقوں میں مختلف صورتحال میں مل سکتا ہے. لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ یہ حلقہ میں جو اس وقت جو صورتحال ہے یہ تو ایک روایتی پالیٹکس تھی, اور اس میں جو بڑا فائدہ مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف نے جو حکمت عملی ترتیب دی پیپلز پارٹی کے امیدوار کو, خاص طور پر سابق وزیر اعظم جو نااہل ہوئے عدالتی فیصلے کے بعد اور ان کے بیٹے کی شکست کے لیے, میرا یہ خیال ہے کہ اس حکمت عملی ایکچولی یہ کامیاب ہو رہی ہے, لگتا ہے ایسے. جی ٹھیک ہے, تو اس وقت وہاں کی آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے, جو جوش و خروش ہے لوگوں کا, کیونکہ آپ کے پیچھے کچھ ڈھول بازوں کی آواز آ رہی ہے, تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو اس وقت خوش ہو رہے ہیں یا یہ دوسرے لوگ ہیں؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سید یوسف رضا گیلانی کا جو گھر ہے وہ ہو یا بند بوسن میں حاجی سکندر حیات بوسن کا گھر, وہاں پر اسی طرح کے ڈھول ہیں, اسی طرح کے جلوس ہیں, اسی طرح کی سیلیبریشنز ہیں, اسی طرح کا جشن ہے. دونوں کے حامی پر امید ہیں, دونوں کے حامی جشن منا رہے ہیں, دونوں کے حامی خوش ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ اس وقت 183 پولنگ اسٹیشن کے بعد بھی مقابلہ برتری جو ہے بوسن خاندان کو, وہ صرف بوسن جو امیدوار ہیں شوکت حیات بوسن, انہیں صرف تقریباً 297 ووٹوں کی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا جمشید رضوانی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, تمام صورتحال آپ نے ہمیں بتائی. اور جمشید رضوانی نے جیسے کہ بتایا کہ بڑا کانٹے کا مقابلہ اس وقت وہاں پر, اور جو مقابلہ ہے وہاں پر وہ یقیناً اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ ایک معیار شاید مقرر کر سکے کہ
कौन सी ऐसी जमात है जिसको ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई है? आया पीपल्स पार्टी का ग्राफ नीचे गया है या ऊपर गया है? हमने बात की और पता ये चला कि बहुत कांटे का मुकाबला इस वक्त वहां पर हो रहा है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शफकत महमूद। शफकत महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइए, बहुत कांटे का ये मुकाबला वहां पर हो रहा है, क्या समझते हैं आप, ये इंतखाबात मुल्क के आने वाले नए इंतखाबात के लिए कितनी अहम हैं? हैं भी और नहीं भी, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो कभी भी पूरी पिक्चर पेश नहीं करते। लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि जो भी नतीजा फाइनली निकले, मैं समझता हूं यूसुफ रजा गिलानी हार गए हैं। वो उसकी वजह ये है कि पिछले 4 साल में जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि कोई 150 अरब की डेवलपमेंट जो है वो इस हल्के में और मुल्तान में कराई है, और इतना ज्यादा वहां पैसा पंप किया गया, इतना ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कराए गए हैं, और उसके बाद भी अगर सूरत हाल ये है कि वो वहां पे नेक टू नेक मुकाबला जा रहा है और हो सकता है कि वो हार भी जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये अभी तक जितना कुछ हुआ है ये इटसेल्फ यूसुफ रजा गिलानी की जो हार है। और फिर वजीर आजम रहे हैं, पेट्रनेज भी होगा, नौकरियां भी दी होंगी, बहुत कुछ किया होगा। और वो एक अमेरिकन स्पीकर ने एक दफा कहा था कि ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल, तो लोकल पॉलिटिक्स में तो यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, और उसका रिजल्ट अभी आप देखें कि ये है कि नेक टू नेक मुकाबला जा रहा है और बोसन साहब जो हैं वो आगे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऑलरेडी गिलानी साहब की हार है। अच्छा, यहाँ के इंतखाबात से जो एक तासुर मिला, यानी शौकत हयात बोसन के पीछे लगा ये कि तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, नून लीग ने अपना कैंडिडेट मलिक इसाक साहब जो हैं उनको विड्रॉ कर लिया, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो एक सपोर्ट उनकी भी हासिल हो गई। तो यहाँ पर देखने में आया जमात इस्लामी का भी कुछ इसमें शेयर हमें मालूम होता है कि वो भी शौकत हयात बोसन की हिमायत में है। तो हमने देखा कि एक इत्तेहाद तो बन गया। जब ज़िमनी इंतखाब में एक इत्तेहाद की सी सूरत नजर आ रही है, तो आने वाले इंतखाबात में, क्योंकि आपके लिए और नून लीग के लिए तो कहा जाता है कि आग पानी का मामला है आपके दरमियान। नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है इत्तेहाद का लफ्ज तो बहुत ही स्ट्रांग है। हमने तो ऑफिशियली पब्लिकली ये डिक्लेयर किया था कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, और हमने अभी तक किसी भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। और ये बिल्कुल हमारे बड़े इम्पोर्टेंट लीडर हैं सिकंदर याद बोसन साहब, हम उनकी बहुत कदर और इज्जत करते हैं, और उनके भाई लड़ रहे हैं तो उनकी हमारी सारी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन बतौर पार्टी हमने इस ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। तो इसलिए ये कहना कि जी इसमें कोई जमात इस्लामी के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ कोई इत्तेहाद है, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, इसी तनाजुर में मैं कुछ और भी आज की स्टोरीज के हवाले से बात करना चाहूँगा। आज मियां नवाज शरीफ साहब सिंध तशरीफ ले गए और वहाँ पर उन्होंने जो कौम परस्त जमात हैं उनके साथ इत्तेहाद कायम किया है। आने वाले इंतखाबात तक आप क्या समझ रहे हैं कि नून लीग और आपके दरमियान एक बराह रास्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है, तो सिंध में आपकी कितनी इस वक्त सरगर्मियाँ हैं और कितना आपका स्ट्रांग होल्ड वहाँ पर, कौन कौन से इलाके हैं जो आप समझते हैं कवर कर सकेंगे? और ये जो कोशिशें मियां नवाज शरीफ साहब की, ये कोशिशें कितनी कारगर होंगी, क्योंकि कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो इस वक्त नून लीग के साथ जा चुके हैं? देखिए मसूद, इलेक्शन क्योंकि करीब है तो कुदरती बात है सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि अपनी सपोर्ट जो है उसको बढ़ाएं, और मियां नवाज शरीफ साहब भी इसी तगोदाव में हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आखिरी सर्वे आया था IRI का, उसमें सिंध के जो तनाजुर था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में भी दूसरी बड़ी जमात थी उस सर्वे के मुताबिक। तो ठीक है, हम हमारे और नवाज शरीफ साहब की सिंध में जो सियासत हो रही है उसमें एक बुनियादी फर्क ये है कि हम कुछ शख्सियात की तरफ नहीं जा रहे, हम आवाम से राब्ता कर रहे हैं। अभी हम हैदराबाद गए, हमने बहुत बड़ा जलसा हैदराबाद में गया, उसके बाद इमरान खान साहब अंदरून सिंध के दौरे भी गए, तो हम सिंध की आवाम के साथ एक राब्ता कर रहे हैं। ये पर्सनैलिटीज के पीछे जा रहे हैं, तो फर्क ये है कि राब्ता आवाम के साथ होगा, और अभी भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में दूसरी बड़ी जमात है। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये था कि वो आवाम से राब्ते में है, और उनका कहना था कि नून लीग के जो
انتخابات کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں وہ شخصیات کے ساتھ ہیں. بہرحال یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جب انتخابات ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کس نے کس طرح کی حکمت عملی اختیار کی اور کون اس میں کتنا کامیاب ہوا. آج کے NA 151 کے انتخابات خاصے اہم تصور کیے جا رہے تھے اور اب بھی یہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہے. ان انتخابات کے حوالے سے اور ملکی سیاست کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد.